तुम्हें क्या लगता है, ब्रीदिंग का मतलब सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना ही है? तो ये बिल्कुल गलत है। आज एक रियलिटी सुनो, जिस टाइम में तुम अपनी सांस अंदर और बाहर ले रहे होते हो, उसी टाइम पर, उसी सेकंड में तुम्हारी बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ी वॉर चल रही होती है। क्योंकि ब्रीथ करने का असली मतलब सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं है, इसका मेन मकसद है हमारी बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन देना। तो इसी के लिए हमें पढ़ना पड़ता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेटा हमारी बॉडी के अंदर दो साइड्स में होता है। नंबर वन, बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। दूसरा होता है बेटा बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। हमें पता है एल्वियोलाई इज द मेन साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। हमारे लंग्स के अंदर वैस्कुलराइज्ड थिन वॉल्ड इरेग्युलर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्वियोलाई में हमने ब्रीद इन किया, ऑक्सीजन पहुंची, उसके बाद बेटा वो एक्सचेंज हो जाएगी बिटवीन ब्लड, मतलब एल्वियोलाई से ऑक्सीजन चली जाएगी ब्लड के अंदर और ब्लड से CO2 चली जाएगी एल्वियोलाई के पास। सिमिलर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा बेटा जब ब्लड इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगा टिश्यू साइड पर, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज के अंदर एंड CO2 टिश्यूज में से ब्लड के अंदर। दिस इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो तुम सोच रहे होगे कि मैम फिर इसमें इतना पढ़ने की क्या जरूरत है? क्योंकि बेटा इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए, जो तुम्हें मतलब एकदम से ऐसे एक्साइट कर देंगी कि ओ वाओ ऐसा भी होता है। सबसे पहले बेटा अगर हमें किसी भी जगह डिफ्यूजन करवानी है तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो हमारी बॉडी फुलफिल करके देती है। नंबर वन, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है बेटा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब एक साइड पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए और दूसरी साइड पर कॉन्सेंट्रेशन कम होनी चाहिए। इसे हम प्रेशर ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं, बिकॉज इन दिस केस वी आर डीलिंग विद द गैसेस एंड फॉर गैसेस इट इज प्रेशर। सो एक साइड पर हायर प्रेशर होना चाहिए और दूसरी साइड पर लोअर प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि गैसेस हमेशा मूव करती हैं फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। नंबर टू, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस। बेटा जितनी ज्यादा कोई गैस सॉल्युबल होगी उतनी ज्यादा वो डिफ्यूज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी 20 to 25 टाइम्स ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, इसीलिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन, उसका प्रेशर कम होने के बावजूद वो ज्यादा ट्रांसपोर्ट होती है, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी 20 to 25 टाइम्स मोर होती है ऑक्सीजन से। बट सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी तुम्हें पता है किसकी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड की, 200 टाइम्स मोर देन एनी अदर गैस, देन CO2 एंड O2। सो सबसे ज्यादा CO, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन CO2 एंड O2, तो ध्यान रखना CO2 की 20 to 25 मोर देन O2। नंबर थ्री, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। अगर बेटा हमें किसी चीज को मेम्ब्रेन से क्रॉस करवाना है तो ऑब्वियसली वो मेम्ब्रेन थिन होनी चाहिए। जितनी ज्यादा थिन होगी उतनी ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, उतना इजीली डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा। तुम्हें पता है जो हमारी एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन होती है, इट इज मतलब ये इतनी ज्यादा पतली होती है, हमारे पेपर से भी ज्यादा, लेस देन 1 mm। तो तुम इमेजिन कर सकते हो इतनी पतली मेम्ब्रेन में से कितने ब्यूटीफुली जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, कितना इजीली जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कैपिलरी पर तक चली जाएगी, क्योंकि कैपिलरी से ही एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस और मटेरियल्स होता है। ओके, सो दिस इज वन थिंग कि जो हमारा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है वो 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1, कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर ग्रेडियंट। नंबर 2, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। नंबर 3, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। अब ये समझने के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट जो समझना इंपॉर्टेंट है, दैट इज पार्शियल प्रेशर। सो आई एम नॉट सेइंग जस्ट प्रेशर, आई एम सेइंग पार्शियल प्रेशर। बेटा जब भी हमारे पास किसी कंटेनर में, लेट्स अज्यूम इस कंटेनर के अंदर 2 तरह की गैसेस हैं, गैस A एंड गैस B, तो बेटा हम इसको टर्म प्रेशर नहीं बोलेंगे, हमेशा हमें वर्ड जो यूज किया जाएगा दैट इज पार्शियल प्रेशर। द प्रेशर exerted by one gas is the partial pressure of that particular gas. For example,
total pressure in this container is equal to partial pressure of A plus partial pressure of B. अगर सिर्फ कंटेनर के अंदर एक ही गैस होती देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पार्शियल एंड द कंप्लीट प्रेशर, क्योंकि फिर प्रेशर एक ही गैस की वजह से है. बट अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है तो जो एक गैस उस जगह पर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उसे हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर. क्लियर? सो जब भी हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करते हैं या फिर किसी भी गैस की अपनी बॉडी के अंदर प्रेशर की बात करते हैं, हम हमेशा टर्म यूज करते हैं पार्शियल प्रेशर, नॉट जस्ट प्रेशर. रीजन तुम्हें पता है, क्योंकि कभी भी खाली ऑक्सीजन की बात नहीं होगी, हमेशा बात होगी ऑक्सीजन, CO2 एंड सम अदर गैसेस. ओके, सो दैट इज व्हाई द टर्म यूज्ड इज पार्शियल प्रेशर. अब बेटा जी तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल गिवन है जो तुम्हें बताता है अलग अलग लोकेशंस पर प्रेशर. तुम्हें ये टेबल लर्न करना है. ओके, सो एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर है 159, एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर है 104, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड मतलब विच कैरी CO2, सो उसके अंदर है 40% ऑफ 40 एटमॉस्फेरिक 40 प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर है 95, टिश्यू के अंदर अगेन 40, क्योंकि टिश्यू के अंदर रेस्पिरेशन चल रहा है तो टिश्यू के अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो. उसके बाद बेटा CO2 एटमॉस्फेयर के अंदर 0.3, एल्वेलाई के अंदर 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 45, ऑक्सीजनेटेड ब्लड 40 एंड टिश्यूज के अंदर 45. अब हम इसको पहले समझते हैं. बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड. मतलब एल्वियोलाई हमने ब्रीद इन किया, ब्रीद इन करने के बाद हमारी एल्वियोलाई के अंदर प्रेजेंट है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जिसका प्रेशर है 104. कितना है बेटा? 104. इसी के नीचे कैपिलरी प्रेजेंट है बेटा जो लेकर आई है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर प्रेशर है, हमें पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर प्रेशर होगा 45 PCO2. अब गैसेस मूव करती हैं फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. यहां पर P ऑक्सीजन है, दिस एल्वेलाई के अंदर बेटा PCO2 है 40. और हम यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बात करें, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 40. नाउ यू कैन सी बेटा हमें पता है गैसेस मूव करेंगी हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. ये मैं बारी बारी बोल रही हूँ ताकि तुम इससे अपने माइंड में फिट कर लो कि गैसेस ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. अब बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तुम देख सकते हो एल्वेलाई में ज्यादा है एंड यहाँ कैपिलरी में कम है. सो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर ऑक्सीजन चली जाएगी कैपिलरी के अंदर. और वहीं पर अगर हम देखें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, वो बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर अंडरलाइन कैपिलरी के अंदर ज्यादा है एंड एल्वेलाई के अंदर कम है. सो CO2 चली जाएगी फ्रॉम कैपिलरी इनटू द एल्वेलाई. सो यहां से हम इसे एक्सेल आउट कर देंगे CO2 को, और ऑक्सीजन जो है ये अब जाएगी हमारे ब्लड के अंदर, जहां से अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन विच इज लाइक अ ट्रक जो ऑक्सीजन को उठाएगा और लेकर जाएगा टिश्यू साइट पर. फिर टिश्यू साइट पर जाकर क्या होगा वो हम अभी देखेंगे. बेटा जी जैसे ही हमारा ब्लड लेकर आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लेट्स से दिस इज योर टिश्यू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ गया है टिश्यू साइट पर, तो यहां क्या होगा. अब बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 95 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 40. हियर इन द टिश्यूज रेस्पिरेशन साइकिल चल रहा है, CO2 इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, कंटिन्यूसली CO2 बन रही है. तो टिश्यूज के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा बेटा 45 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 40. अब देखते हैं एक्सचेंज. अब बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन कैपिलरी इज 95 एंड इन टिश्यू इट इज 40. तो यहां से ऑक्सीजन मूव कर जाएगी इनटू द टिश्यूज. वहीं पर अगर हम CO2 का प्रेशर देखें, टिश्यूज के अंदर इट इज 45
एंड कैपिलरी के अंदर इट इज 40. सो टिश्यू से CO2 मूव कर जाएगी हमारे ब्लड के अंदर. तो अब टिश्यू के पास ऑक्सीजन आ चुकी है, टिश्यू इस ऑक्सीजन को यूज करेगा टू परफॉर्म रेस्पिरेशन. और जो ये CO2 आई है अब ये हमारे ब्लड के अंदर होगी ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये जाएगी एल्वेलाई के पास. एल्वेलाई के पास जाकर यही सेम प्रोसेस होगा कि एल्वेलाई के पास जाएगी अंडरलाइन कैपिलरी के पास, वहां से जाएगी एल्वेलाई के पास, एल्वेलाई से बॉडी से आउट. दिस इज द प्रोसेस ऑफ होल मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. कैसे हमने ब्रीद इन किया, कैसे एक्सचेंज हुआ एट एल्वेलाई एंड ब्लड साइड, एट ब्लड एंड टिश्यू साइड. बीच में अभी भी एक पार्ट मिसिंग है विच इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. क्योंकि जब हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन एंड CO2 है उस टाइम पर वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, दैट इज कंप्लीटली अ डिफरेंट टॉपिक एंड दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. सो तो ये हमारा नट शेल में हो गया. अब बेटा कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं. हमारे पास जो एल्वेलाई है वो ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करती है कि मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ज्यादा थिन होती है. जैसे कि मैंने पहले बताया था इसकी थिकनेस होती है लेस देन 1 mm और ये बनाती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. कौन सी मेम्ब्रेन बनाती है ये? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनी होती है बेटा 3 वॉल्स की. नंबर 1 द थिन वॉल of alveoli which is made up of squamous epithelium. The endothelium of capillary. Endothelium of capillary means squamous epithelium of blood vessels are known as endothelium. So capillary की endothelium plus basement substance. Basement substance है जो ये येलो में बीच में दिखाया हुआ है. So respiratory membrane is made up of endothelium of blood capillary, basement substance and also the squamous epithelial layer of alveoli. मैं इस इमेज में भी बेटा सर्कल कर रही हूं जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बना रहे हैं कौन कौन है. Endothelium of blood capillary, basement substance and squamous epithelium of alveoli. इसकी लेबलिंग को बेटा ध्यान से याद रखना. यहाँ पर एयर इन एंड एयर आउट दिखाई हुई है. दिस इज द alveolar cavity, this is blood capillary and inside them we have red blood cells because red blood cells are the actual thing which carries oxygen. That we will do in the next class. After that, this is one diagram which is extremely important. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर तुम सॉल्व करने बैठोगे तो तुम्हें इसी डायग्राम पर 2 क्वेश्चंस मिलते हैं. तो ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारी एनसीईआरटी में ही गिवन है. बेटा इस डायग्राम के अंदर हमें दिखाया गया है कि ये हमारे पास हार्ट है. ये हार्ट का है बेटा लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल. बेटा यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी, मतलब लेफ्ट एट्रियम को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहां से आ रही है? लंग्स में से. तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया टू द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से गया टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के थ्रू बॉडी के अंदर. अरोटा फर्दर डिवाइड्स इनटू द ब्रांचेस व्हिच आर नोन एज सिस्टेमिक आर्टरीज व्हिच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यूज. टिश्यू साइट पर बेटा ऑक्सीजन गई टिश्यू के अंदर और CO2 गई ब्लड वेसल के अंदर. ये ब्लड वेसल इज सिस्टेमिक वेन विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वेना कावा की हेल्प से जाएगा राइट एट्रियम के अंदर. राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास गई. लंग्स में फिर से एक्सचेंज होगा CO2 एंड O2, मतलब एल्वेलाई के अंदर. लंग्स मीन्स एल्वेलाई कि एल्वेलाई के अंदर क्या होगा बेटा? CO2 एल्वेलाई के पास, एल्वेलाई से O2 फिर से. तो ये पूरा साइकिल चलता रहता है. तुम यहाँ पर बेटा पार्शियल प्रेशर फिर से देख सकते हो. एल्वेलाई के अंदर 104, CO2 का 40 एंड तुम्हारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 95, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 40 क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा. So PO2 is 40, PCO2 is 45.
Clear? So this is all about this diagram. So very easy, just basic understanding होनी चाहिए कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेशन होती है, कैसे देन एल्वेलाई के साथ ट्रांसफर होता है, कैसे टिश्यूज के पास जा रहा है, हार्ट कैसे सर्कुलेट कर रहा है. तो ये डायग्राम इजीली समझ में आ जाती है. तुमने इतना बेसिक 11th में पढ़ा है, उससे तुम्हें ये डायग्राम जो है इजीली समझ में आ जाएगी. सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस. याद रखना, हमारे पास जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है, डिफ्यूजन मींस मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन और फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. दैट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स: कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर ग्रेडियंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, मेम्ब्रेन थिकनेस. 2 जगह पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू. एल्वेलाई इज द मेन साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज. एंड इसी के साथ साथ बेटा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेम्ब्रेन्स: alveolar squamous epithelium of alveoli, basement substance, endothelium of blood capillary. Alveoli की thickness is less than 1 mm, which is very much required for the efficient gaseous exchange. अब बेटा gaseous exchange हमने पढ़ लिया. Transport of gases means when oxygen and CO2 are present in the blood, then how they are transporting, that we will do in the next class. For the meantime, stay tuned for the next video and subscribe to